शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो था संज्ञा से लेके अव्यय तक और निपात, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें जाके एक क्रम से देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हिंदी वैसे शुरुआत से बताई गई है आपको, हिंदी का सामान्य परिचय, उसके बाद वर्णमाला, ये सारे संधि टॉपिक, रस, ये सारे टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। अलंकार चल रहा था, उसी क्रम में आज तीसरा पार्ट होगा। आप यहाँ पे भाग 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 पार्ट मैंने आपको इसके दे दिए हैं। देखिए, मैंने आपको अलंकार में बताया था कि अलंकार एक आभूषण की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाता है, उसी तरीके से अलंकार साहित्यिक काव्यों को, इन सारी चीज़ों की, साहित्य के रचनाओं की या काव्यों की, इन सारी चीज़ों की शोभाओं को बढ़ाता है। ठीक है, उनमें लय लाता है, उनके आकर्षण को बढ़ाता है, ताकि जो श्रोता होता है उसे सुनने में क्या लगे, आकर्षक लगे। और ये कवि का भाव व्यक्त करने में बहुत अधिक सहायता करता है अलंकार। ठीक है, जिससे क्या होती है, काव्य में सौंदर्यता का भाव आ जाता है। तो अलंकार के विषय में ये सारी चीजें बताई जा चुकी। मैंने बताया था कि ऋषि भामा जी ने 2 प्रकार के बताए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ये सारी चीजें आपको हमने बताई लेंगे। ठीक है, और एक और अलंकार होता है उभय अलंकार, उसकी भी मैंने आपको चर्चाएं कर दी हैं कि एक अलंकार उभय अलंकार भी होता है। ठीक है, तो आज आपका होगा अनुप्रयास अलंकार का तीसरा, श्रुत्य अनुप्रयास अलंकार। ठीक है, इसके पहले 6 का अनुप्रयास आप पढ़ चुके हैं और अंत्य अनुप्रयास अलंकार आप पढ़ चुके हैं। 6 का अनुप्रयास अलंकार में हमने बताया था कि वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होती है, तो वहां पे 6 का अनुप्रयास अलंकार होता है। किसी भी वर्ण की केवल एक ही बार आवृत्ति हो तो वहां पे 6 का अनुप्रयास होता है। अंत्य अनुप्रयास में मैंने आपको बताया था, पहचानने का तरीका बताया था कि उदाहरण में अंत में तुक बैठेगा। ठीक है, जैसे नाही, माही, ऐसे तुक बैठेगा, या किसी वर्ण की अंतिम में चरणांत जो हो उसकी बार बार आवृत्ति होगी, तो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इन सारी चीजों की डिटेल चर्चाएं इसके जस्ट पूर्व के पाठ भाग 2 में की गई है। ठीक है, आप उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। तीसरा आपका होगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ये आज का आपका भाग 3 होगा। ठीक है, भाग 3 होगा श्रुत्यानुप्रास। ये क्या होता है, ये भी अनुप्रयास अलंकार का ही भाग है, अर्थात इसमें भी तो वर्णों की आवृत्ति होगी, क्योंकि अनुप्रयास अलंकार का नियम ही यही है कि जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रयास अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रयास अलंकार में ही आप पढ़ रहे हैं श्रुत्यानुप्रयास, तो परिभाषा तो यही फॉलो ये भी करेगा। तो जब किसी काव्य में एक ही उच्चारण स्थान, ध्यान दीजिएगा, जब किसी काव्य में एक ही उच्चारण स्थान, मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो उच्चारण स्थान होते हैं, इनमें एक ही उच्चारण स्थान वाले अथवा एक ही वर्ग, मतलब जैसे क च ट त प ये वर्ग होते हैं ना, उनमें बना है एक ही वर्ग, खास करके उसमें त वर्ग और ट वर्ग, जिसे माधुर्य वर्ण करते हैं। ठीक है, कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, श्रुत्यानुप्रयास अलंकार होता है। जब किसी काव्य में कोई एक काव्य दिया होगा, उसमें क्या होगा कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार हो सकती है, या खास करके त वर्ग और ट वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार आपको मिल सकती है। तो वहां पे क्या होता है, श्रुत्यानुप्रयास अलंकार होता है। जैसे उदाहरणों से समझिएगा, ता दिन दान दिन धन धरनी। ठीक है, ता दिन दान दिन धन धरनी, तो यहाँ पे देखिए त वर्ग आया है, त वर्ग का ही त थ द की आवृत्ति हुई है, ध की आवृत्ति हुई है, तो एक ही वर्ग का है उच्चारण स्थान त थ द ध। तो मैंने कहा ना, खास करके त वर्ग या ट वर्ग आपको मिल जाएंगे, तो त वर्ग का ही तो है त थ द ध। तो ध की दो देखिए आवृत्ति हुई है, द की 1 2 3 आवृत्ति हुई है, तो इनमें क्या है, श्रुत्यानुप्रयास अलंकार है। इस पूरी पंक्ति में त वर्ग की आवृत्ति हुई है, त वर्ग क्या होता है, त थ द ध न, इनकी मतलब इनकी आवृत्ति यहाँ पे देखने को मिलेगी। कोई भी वर्ण इसमें आवृत्ति कर सकता है, ऐसा नहीं कि जितने उस वर्ग में जितने वर्ण है सब आवृत्ति हो। कोई भी, जैसे द यहाँ पे द द द, यहाँ पे ध ध, लेकिन ये त वर्ग के ही हैं सारे। ठीक है, जैसे दिनांत था थे दीननाथ, यहाँ पे देखिए थ थ,
ठीक है, द की भी है, द की भी है, न की भी है यहाँ पे, त थ द ध, ठीक है। तो त थ द ध, तो ये भी क्या है, त वर्ग की आवृत्ति बता रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण आ रहे हैं जिनकी आवृत्तियां बार बार हो रही हैं, ठीक है। जैसे तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब देखिए यहाँ तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहाँ पे देखिए कौन सी आवृत्ति हो रही है, त वर्ग ही है, तुलसी त, देखिए त आया है, द आया है, फिर द आया है, निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इसमें क्या है, त थ द ध या र स ल की, इन सारी की क्या है, आवृत्ति हो रही है बार बार। तो यहाँ पे क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो इस परिभाषा को आप जानते रहिएगा कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण हो या खासकर उसमें त वर्ग या ट वर्ग हो जिनकी आवृत्तियां बार बार हो रही हो, वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो छह का अनुप्रास देख लिया आपने, एक बार, एक किसी भी वर्ण की एक बार आवृत्ति, छह का अनुप्रास। अंत्यानुप्रास, चरणांत वर्णों की बार बार आवृत्ति या अंत में तुक हो, वहां पे अंत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, जब किसी काव्य के एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो या खासकर त वर्ग ट वर्ग की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है। अब आपका 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक बचा है आपका लटा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उसके बाद एक और है, उन सारी चीजों को क्रम से देखते हैं। तो आइए देखते हैं लटा अनुप्रास अलंकार। देखिए लटा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार का ही भाग है लटा अनुप्रास। इसमें क्या होता है, जहां एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो लेकिन उसमें केवल शब्दांत अंतर हो, मतलब उसके शब्दार्थ के भाव में थोड़ा अंतर हो, वहां पे लटा अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त होता है, ठीक है। जहां एक ही शब्द आपको बार बार मिले लेकिन उसमें शब्दार्थ थोड़ा सा अंतर आपको मालूम चले, वहां पे क्या होता है, लटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप आगे यमक पढ़ेंगे ना, यमक का ही जस्ट विपरीत ये होता है। तो इसमें प्राय शब्दों की आवृत्ति होती है, इसलिए इसे शब्दानुप्रास अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। तो जहां एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो वहां परंतु क्या हो, उसमें शब्दार्थ में मामूली अंतर हो या थोड़ा अंतर हो, तो वहां पे लटानुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि शब्दों की आवृत्ति हो रही है इसलिए इसे शब्दानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। जैसे आप यहां से समझिएगा, पंकज तो पंकज मृगांक भी है, मृगांक सी प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी, ठीक है। अब देखिए पंकज यहाँ भी प्रयुक्त हुआ है, पंकज यहाँ भी आया है, मृगांक यहाँ भी आया, मृगांक यहाँ भी आया है। पंकज मतलब आप जानते हैं कमल का फूल होता है, मृगांक चंद्रमा की उपमा दी गई है, ठीक है। तो पंकज तो पंकज, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शब्दार्थ में अंतर है। पंकज यहाँ पे कमल है, कमल के फूल से तात्पर्य है, और यहाँ पे कीचड़ युक्त कमल के फूल से तात्पर्य है इस पूरे वाक्य, इस पूरे का जो पंक्तियां हैं इसके भावार्थ में। और यहाँ पे मृगांक मतलब चंद्रमा है, यहाँ पे कलांकरित युक्त चंद्रमा है, ठीक है, कलांकरित युक्त चंद्रमा है। तो जब भी आपको ऐसा वाक्य मिले जहाँ पे शब्दों की वही शब्द 2 बार प्रयोग हुए हैं, मतलब उनकी आवृत्ति हो रही है, तो वहां पे लटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक सी प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तो इसमें क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है इसलिए इसे लटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखा गया है। और शब्दार्थ में थोड़ा सा भाव में इनके अंतर पाया जाता है, जहां एक ही शब्द क्या हो, बार बार प्रयुक्त हो। तो ये उदाहरण आपने देखा। देखिए इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जिसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि उनमें लय और भाव में कैसे आप अंतर को पहचानते हैं। देखिए लटा अनुप्रास अलंकार को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक ही शब्द की सेम वही शब्द 2 बार प्रयोग होता है लेकिन उसमें शब्द के अर्थ में थोड़ी सी भिन्नता होती है, ठीक है। हालांकि वही होता है, जैसे मैंने कहा कि क्या पंकज तो पंकज, यहाँ पंकज का शब्द क्या है, कमल से है, और एक पंकज का शब्द भी कमल है लेकिन वहां पे भावार्थ में कीचड़ युक्त कमल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और मृगांक मैंने बताया उदाहरण में, जस्ट इसके पीछे मृगांक मतलब चंद्रमा, और मृगांक दूसरा जो मृगांक शब्द है कलंकृत युक्त चंद्रमा, ठीक है। तो क्या है, शब्दार्थ में थोड़ी सी भिन्नता है, शब्द वही प्रयुक्त हो रहा है। तो पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक सी प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी, ये भी लटा अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण था। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से इसे समझना चाहें तो काव्य की पंक्तियों में क्या होता है, कामात्मक, कामात्मक मतलब ये कॉमा का अंतर, वर्णात्मक और शब्दात्मक अंतर मात्र हो, मतलब ये भी आपको मिल सकते हैं अगर काव्य की पंक्ति में, किसी भी काव्य की पंक्ति में वही है, लटा अनुप्रास अलंकार ही है, उसमें कामात्मक, वर्णात्मक एवं शब्दात्मक अंतर मात्र का भेद हो, तो वहां भी लटा अनुप्रास अलंकार ही होता है। जैसे
मांगी नाव न केवट आना, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है, मांगी नाव न केवट आना। अब देखिए मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। जब मैंने नाव मांगी तो केवट नहीं आया, लेकिन मैंने नाव नहीं मांगी तो केवट आ गया। तो यहाँ पे क्या, इसी कॉमा का भेद है, बाकी सारे शब्द वही हैं, ठीक है, सेम प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन कामात्मक अंतर है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। एक बार कह रहा है कि मैंने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया, उसी लाइन को दोहराया, कॉमा का अंतर कर दिया, मैंने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आ गए। तो ये लटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही आते हैं, शब्द वही प्रयुक्त हो रहे हैं, उनमें काव्यात्मक या वर्णात्मक या शब्दात्मक अर्थ में थोड़ा सा अंतर प्रयुक्त होगा। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे। तो देखिए मनुष्य और मनुष्यता, ये दोनों शब्दों में क्या है, बस थोड़ा सा भावनात्मक अंतर है, शब्द वही प्रयुक्त हो रहे हैं, केवल उनके भाव को परिवर्तन कर दिया गया है, इसलिए इसे क्या करें, शब्दात्मक अंतर है, तो लटा अनुप्रास अलंकार होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य जो मनुष्यता के लिए मरे, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण है, लटा अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके पहले जो मैंने आपको बताया, पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक सी प्यारी, देखी न तेरे मुख, मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी उदाहरण क्या है, लटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। वहां पे पंकज मतलब कमल की बात किया है, और दूसरे पंकज मतलब कीचड़ युक्त कमल की बात की गई है, और मृगांक चंद्रमा, और दूसरे मृगांक शब्द को कलंकृत युक्त चंद्रमा की उपमा दी गई। जब उस आप पंक्ति के भावार्थ को निकालेंगे, जिस तरीके से इनको आपने पढ़ा है, ठीक है। तो लटा अनुप्रास अलंकार इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। अब लास्ट बचता है वृत्यानुप्रास अलंकार। आइए उससे देख लेते हैं, अनुप्रास अलंकार का 5वां भाग, ठीक है। देखिएगा अनुप्रास अलंकार का लास्ट है वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार क्या है, जहां किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो। जिस तरीके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ पे 2 से अधिक बार अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वहां पे वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने बताया था, छेका अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति केवल 1 बार हो, ठीक है। अन्य जो मैंने बताए अंत्यानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, उनमें कोई न कोई शर्त भी थी। यहाँ पे क्या है, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहां पे वृत्तानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। ये आपके विकल्प पे निर्भर करेगा कि सीधे अनुप्रास अलंकार पूछा है कि उसके अंतर के भाग पूछे हैं। जैसे ये सारे उदाहरण अनुप्रास अलंकार के भी उदाहरण है, और इसके अंतर्गत वृत्तानुप्रास के उदाहरण है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में भेद न कर दीजिएगा। अगर विकल्प में ये दिया हो और इसका आप पढ़े हो इसके विषय में, तो कहें कि इसका उदाहरण नहीं है, ऐसा गलत है, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत है, वृत्तानुप्रास उसी के भाग है। तो जहां किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहां पे वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। सरल है ये, जैसे मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पे देखिए, मुदित महिपति मंदिर, म यहाँ पे भी है, म यहाँ पे भी, म यहाँ पे, किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है तो वहां पे क्या है, वृत्तानुप्रास है। जैसे स यहाँ भी, स यहाँ भी, स यहाँ भी है, तो म की भी 3 बार, यहाँ भी स की भी 3 बार, मतलब 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई, तो क्या है, वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। भटक भावनाओं के भ्रम में भीतरी था भूल रहा, तो भ की देखिए आवृत्ति हो रही है, बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो वहां पे वृत्तानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। निपट नीरव नंद निकेतन, न यहाँ भी न, यहाँ भी न की आवृत्ति हो रही है, निपट निक नंद निकेतन, तो यहाँ पे भी क्या है, वृत्तानुप्रास अलंकार है। जब भी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है तो वह वृत्तानुप्रास के उदाहरण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये था आपका अनुप्रास अलंकार, जिसमें मैंने छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और वृत्तानुप्रास, इन 5 की चर्चाएं कर दी है। ये शब्दालंकार आपका चल रहा है, जिसमें हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। अब अनुप्रास अलंकार समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यमक पढ़ेंगे, तो ये अगले भाग में हम पढ़ेंगे। आज के पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। आप अपनी नोट्स में इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है।